हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ राजस्थान एलडीसी के इंग्लिश का मॉक टेस्ट, जिसमें टोटल 75 क्वेश्चन होंगे। वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी एजुकेटर हूँ, जहाँ पर मैं विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम जैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, पुलिस इत्यादि की तैयारी हेतु वहाँ पे डिटेल्ड कोर्स अवेलेबल कराता हूँ। अभी मैंने वहाँ पे लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स का कोर्स डाल दिया है। इसके लिए सिंपली आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है और वहाँ पर आप मेरा नाम जसराज चौधरी सर्च करना और मेरा ये प्रोफाइल दिखेगा, इसको फॉलो करके मेरे वीडियो या कोर्स वॉच कर सकते हो। इसके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। तो चलिए देखते हैं आज का टेस्ट, जिसमें टोटल 75 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। मेरे को पता है इंग्लिश में क्वेश्चन को समझने के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए, इसके लिए आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और मेरे को नीचे कमेंट करके बताना जरूर कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज एरर वाला क्वेश्चन है, जिसमें ABCD 4 पार्ट दिए हुए और किसी एक पार्ट में एरर है। यदि एरर नहीं है तो आपको ऑप्शन डी टिक करना है। तो आप पहला क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पर, इसमें क्या एरर है। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके ज्यादा टाइम ले सकते हो। यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन ए करेक्ट है। इस पर्टिकुलर पार्ट में एरर है। एरर ये है, जैसा कि ये सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है। इफ की आपने कंडीशनल सेंटेंस पढ़े होंगे तो ये पास्ट परफेक्ट यानी अनफुलफिल्ड वाली कंडीशन है, जिसमें ये हेड है, ये इफ के स्थान पे यूज हुआ है और इसकी कंडीशन ये होती है, यदि हेड इफ के स्थान पे यूज होता है तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो इसके स्थान पे वर्कड हार्ड होगा। और जो नेक्स्ट क्लोज होता है उसमें आना चाहिए सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट है, उसके साथ वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि ओके है। तो इस पर्टिकुलर पार्ट ए में एरर है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, इसका आंसर नीचे कमेंट करके बताना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इसका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो द माइटी रिवर, आपको मैं बता देता हूँ, ये माइटी रिवर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आपको पता होना चाहिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है। तो यहाँ पे फ्लो नहीं होगा, फ्लोज होगा, क्योंकि फ्लो एक प्लूरल वर्ब है। वर्ब के साथ एस या ईएस ऐड करने पर वो सिंगुलर हो जाती है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, यदि एरर नहीं है तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें ए में एरर है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। कारण ये है, यहाँ पे दिया हुआ है ऑल है, ऑल के बाद हमेशा जो भी आपका नाउन या सब्जेक्ट आए वो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। तो क्वेरी है, क्वेरी का यहाँ पे प्लूरल फॉर्म होगा QUERIES, तो ये क्वेरी यहाँ पे गलत है, इसका प्लूरल फॉर्मेट यूज होना चाहिए। तो इस चौथे सेंटेंस में क्या एरर है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पार्ट में एरर है। यहाँ पे दिया हुआ है द सम एंड सब्सटेंस, जो कि एक ही अर्थ को रेफर करता है, जिसका अर्थ होता है सारांश। जब दो नाउन या फिर सब्जेक्ट है एंड से ऐड हो और वह किसी एक ही चीज या एक ही अर्थ को रेफर करे, तो वहां पे आपको वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज करनी चाहिए। तो यहाँ आर नहीं आएगा, यहाँ पे इज यूज होगा। यहाँ पे आपको एक और ट्रिक बता देता हूं मैं, सम के आगे द आर्टिकल का यूज हुआ है, लेकिन सब्सटेंस के आगे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है, इसका मतलब ये सिंगुलर है। यदि सब्सटेंस के आगे भी द आर्टिकल का यूज होता तो यहाँ पे आर करेक्ट होता। मतलब यदि एक सब्जेक्ट या नाउन के आगे द आर्टिकल का यूज हुआ है और दूसरे के आगे नहीं हुआ, तो दोनों एक ही रहेगा, सिंगुलर रहेगा, प्लूरल नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। और अब बताइए आप 5 पार्ट क्वेश्चन में क्या एरर है, वीडियो को पॉज करके। तो आई थिंक आपने आंसर कर दिया होगा। तो इसका सही जवाब है यहाँ पे मैनी ए के साथ हमेशा आपको याद रखना है, मैनी ए के साथ नाउन हो या प्रोनाउन हो या फिर वर्ब हो, वह हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होती है, न कि प्लूरल। तो यहाँ पे जो वर्ब है वह इसका सिंगुलर फॉर्म है होगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, मैनी ए के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होनी चाहिए। वर्ब का कारण नहीं, यहाँ पे जो भी नाउन है तो नाउन भी ये सिंगुलर आया, बॉयज नहीं बॉय आया है।
और प्रोनाउन है जो भी हो वो आपके सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन आप देखोगे इस पार्ट में देयर भी है जो कि प्लूरल है, तो यहाँ भी आपको सिंगुलर करना पड़ेगा, तो देयर की जगह आपको हिज करना पड़ेगा। तो इस बी पूरे पार्ट में आपको एरर है। अगला क्वेश्चन है 6 से 10 जिसमें आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ये पेपर बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। मैं और ये वादा करता हूँ कि जो भी आपने यहाँ क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, जितने भी मार्क्स के किए हैं, उतने क्वेश्चन ही आप एग्जाम में कर पाओगे। आई थिंक एग्जाम में ज़्यादा ही होगा क्योंकि यहाँ पे लेवल है मैंने थोड़ा मॉडरेट प्लस रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन है हु नोज यू, इसका सही ऑप्शन क्या होगा पैसिव फॉर्म में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए है। जो भी सेंटेंस है हु यानी WH वर्ड हु या हुम से स्टार्ट हो तो हु का हमेशा बाय हुम होगा और उसके तुरंत बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पे नोज हैं जो कि प्रेजेंट सिंपल है और प्रेजेंट सिंपल है पैसिव फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूज हो जाएगा। तो बाय हुम आर हो गया। इसके बाद आपको पता होना चाहिए उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है जो कि यू है, यू का यू एज इट इज और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी नॉन और ये क्वेश्चन मार्क एज इट इज आ जाएगा। इसका एक और फॉर्मेट भी सही होता है, यदि हुम के स्थान पे आप हु करते हो WHO तो ये बी भी करेक्ट हो जाता है। हु प्लस हेल्पिंग वर्ब्स प्लस जो भी आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है उसके बाद वी थर्ड फॉर्म प्लस बाई आएगा, ये भी करेक्ट होगा। यहाँ पे हुम नहीं हु हो तो ये बी भी करेक्ट होता, बाकी रॉन्ग है सी और डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस, इसमें क्या होगा इसका पैसिव। तो इसका सही जवाब है 7वें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आपको पता होना चाहिए पैसिव में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के स्थान पे दिस आ गया। इज है तो इज आर एम जो भी यहाँ पे बी वर्ब्स होती हैं प्रेजेंट टेंस की वो हमेशा कन्वर्ट हो जाती हैं बी वर्ब्स प्लस आपके बी में कन्वर्ट हो जाती हैं। मतलब इज एम आर है उसके साथ प्लस बी आएगा तो दिस इज का इज आ जाएगा उसके साथ बी ऐड करेंगे और इम्पॉसिबल टू बी डन है वर्ब की थर्ड फॉर्म एकदम करेक्ट है ये ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां, आई गिव आर्म्स टू द पुअर ऑन सैटरडे। आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा। 8वें का क्या होगा। तो 8वें का ऑप्शन ए करेक्ट है। मैं आपको पहले तो ये बता देता हूं आर्म्स है ये एक प्लूरल नाउन है तो इसके साथ हमेशा आप प्लूरल ही यूज करेंगे न कि इज आएगा। और यहाँ पे आप कर सकते हो बिल्कुल इजी है, बस एक वर्ब का ध्यान रखना है आर्म्स के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, स्पेन एक्सपेक्टेड टू विन द वर्ल्ड कप। 9वां, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। कारण ये है आपने ए किया होगा लेकिन ए नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूं यदि आप ए करते हो तो ए का अर्थ ये निकलता है कि ये उम्मीद की जा रही थी स्पेन वर्ल्ड कप जीतेगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अर्थ ये है क्वेश्चन का कि स्पेन को वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद थी, न कि ये उम्मीद की जा रही थी कि स्पेन वर्ल्ड कप जीतेगी। इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन बी है वो सही अर्थ देता है कि स्पेन को वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे आपको ध्यान रहना चाहिए अर्थ का भी स्पष्ट होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ही हैज बीन अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल, इसका पैसिव कन्वर्ट कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आपको पता होना चाहिए अरेस्ट हमेशा पुलिस करती है तो यहाँ पे पुलिस आएगा और जो जेल में कोर्ट ने आदेश दिया तो जेल में भेज दिया। तो आपको सिंपली ऑब्जेक्ट है जो एज्यूम करना है वो पुलिस हो गया। तो शुरुआत में आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे द पुलिस हैज बीन अरेस्टेड, तो हैज है तो पुलिस है। हमेशा आप ध्यान रखिए पुलिस एक प्लूरल नाउन है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब्स ही यूज होगी। तो हैज नहीं होगा हैव होगा। अरेस्टेड हिम एंड जेल में भेजने का काम कोर्ट करेगा तो द कोर्ट हैज बीन, कोर्ट आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज कीजिए। हैज सेंट हिम टू जेल, ऑप्शन सी एब्सोल्युटली करेक्ट है। और बात करें 11 और 12 क्वेश्चन जो कि आपको ट्रांसफॉर्म अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव, अफर्मेटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है
दोस्तों वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक ज़रूर कीजिए और इससे जुड़े हुए और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए। इसको आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। ध्यान रखिए अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए, अर्थ एज इट इज जो भी आपके क्वेश्चन का है वह भी आंसर का होना चाहिए, लेकिन वो कन्वर्जन है वो नेगेटिव में हो। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी करेक्ट है। मैं आपको बता देता हूं, जब भी सेंटेंस में ओनली या फिर एलोन हो, ALONE, तो हमेशा आप नेगेटिव में कन्वर्ट करो तो उसको नन बट में चेंज करना चाहिए। नन बट और सेंटेंस एज इट इज आएगा और आपके अर्थ में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपको 12 का आपको कन्वर्जन करना है नेगेटिव में। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। इसका अर्थ दोनों का एज इट इज है। आप यहाँ पे अर्थ से तुलना करके इसको करेक्ट कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ए सही रहेगा। और बात करें 13वें क्वेश्चन की, नो वन कैन टच द स्काई, इसको आपको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, असर्टिव टू इंटेरोगेटिव। आई थिंक आपने आंसर कर दिया होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 13वें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हु कैन टच द स्काई, जो कि इसके अकॉर्डिंग अर्थ सही निकलता है इंटेरोगेटिव में। इसके लिए आप ल्यूसेंट की बुक्स देख सकते हो जिसमें ये सारे कन्वर्जेशन दिए गए हैं एकदम अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, चेंज इंटेरोगेटिव टू असर्टिव, इंटेरोगेटिव को आपको असर्टिव में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे उल्टा करना है पिछले वाले क्वेश्चन का। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 सेकेंड, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पे आई कैन डू नथिंग फॉर यू, जो कि व्हाट मोर कैन आई डू फॉर यू, इसका ये असर्टिव फॉर्मेट होना होगा। असर्टिव फॉर्मेट में आप इसके पीछे क्वेश्चन मार्क्स इन्हें नहीं लगाओगे। और आई कैन डू नथिंग इसका और इसका अर्थ एक ही आता है, लेकिन ये जो कन्वर्ट हुआ है असर्टिव में। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, चेंज असर्टिव इनटू एक्सक्लेमेटरी में आपको कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन है इट इज वेरी फनी, इसको एक्सक्लेमेटरी बनाना है। तो ए, सी और डी तीनों रॉन्ग है। ऑप्शन बी करेक्ट है, हाउ फनी, इट इज वेरी फनी, हाउ फनी कितना फनी है, और इट इज वेरी फनी। तो अर्थ के हिसाब से आप इसको कन्वर्ट करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन, जो भी सूटेबल प्रेपोजिशन है इसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है ब्लैंक के अंदर, खालिस्तान के अंदर। पहला जो 16वां क्वेश्चन है वो है, आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम डैश हिज सक्सेस। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ऑन होगा इसका, कॉम्प्लीमेंटेड ऑन। ओके, नेक्स्ट है, स्मॉल पॉक्स हैज बीन एरेडिकेटेड डैश इंडिया। जो इराडिकेटेड है इसका अर्थ होता है उन्मूलन करना या फिर मिटा देना, और उसके साथ आप जो प्रेपोजिशन है वो यूज करोगे फ्रॉम। द स्मॉल पॉक्स हैज बीन एरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, शी सीम्स कर्स्ड डैश बैड लक। तो इसका भी ऑप्शन बी करेक्ट है, कर्स्ड विथ आएगा, न कि बाई, फॉर और ऑन आएगा। कर्स्ड का मतलब है अभिशापित। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, द चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव डैश द फादर्स प्लान 19। ऑप्शन सी करेक्ट है, अप्रूव के साथ हमेशा ऑफ का यूज करना है आपको। अप्रूव ऑफ का मतलब होता है कि स्वीकृति देना, ये एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। तो अप्रूव ऑफ द फादर्स प्लान होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, द कोर्ट हैज एब्सॉल्व्ड हिम डैश ऑल द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम। तो एब्सॉल्व्ड इसके साथ ऑफ आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। एब्सॉल्व्ड का मतलब होता है दोष मुक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको यहाँ पे सूटेबल आर्टिकल का सेलेक्ट करना है। व्हाट सॉर्ट ऑफ, यहाँ पे डैश मैन ही डैश के अंदर कौन सा आर्टिकल यूज होगा। यदि कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। तो 21 का सही आंसर है डी है। मैं आपको बता देता हूँ, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद
जिनके बाद प्रयुक्त होने वाले नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो वर्ब्स हैं जैसे सॉर्ट ऑफ हो गई, वेराइटी ऑफ है, टाइप ऑफ है, काइंड ऑफ है। तो उसके बाद प्रयुक्त होने वाला जो भी नाउन है उनके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई गो टू कॉलेज बाई डैश बस। इसका भी ऑप्शन डी रहेगा। कुछ ऐसी फ्रेजल वर्ब्स होती हैं जैसे बाई कार है, बाई बस है, तो इनसे पहले किसी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा। बाई ए बस, न बाई ए एन, जो भी बाई द बस, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है इन फ्रेजल वर्ब से पहले। और भी हैं जैसे एट होम है, सेट ऑन फायर है, इन हैंड है, बाई मिस्टेक है, इन डेंजर है। ये किसी भी आर्टिकल को फॉलो नहीं करती हैं, हमेशा ध्यान रखना इन वर्ब्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ही इज द डैश सेम बॉय दैट मेट मी इन द मार्केट। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, द आएगा। ही इज द सेम बॉय दैट मेट मी इन द मार्केट। यदि आपके सेंटेंस में नाउन से पहले सेम आए या फिर आपके एडजेक्टिव होल आए, WHOLE, सेम और होल एडजेक्टिव आने पर इनसे पहले द आर्टिकल का यूज करें। और यदि नाउन के बाद आपके ऑल व बोथ के बाद आपको हमेशा द का प्रयोग होता है। सेम और होल के पहले, ऑल और बहुत बहुत के बाद आर्टिकल द का यूज होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 द इंग्लिश स्पीक डैश इंग्लिश। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। आपको मैं बता देता हूं, इस इंग्लिश के आगे तो आर्टिकल दी आया है लेकिन इसके आगे नहीं आया है। इसके पीछे कारण ये है, ये जो इंग्लिश है ये राष्ट्रीयता या फिर नेशनलिटी को शो कर रही है, लेकिन ये इंग्लिश है ये एज ए लैंग्वेज यूज हुई है। तो आपको पता होना चाहिए लैंग्वेज से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, और राष्ट्रीयता से व्यक्त करने से वाले शब्द जो भी होते हैं उनसे पहले द आर्टिकल का यूज होता है। इट शुड बी रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 12 इंचेज मैक डैश फुट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इसका सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा। अगला क्वेश्चन आपको फिल सूटेबल डिटरमाइनर्स इन द ब्लैंक्स के अंदर आपको सूटेबल डिटरमाइनर्स फिल करने हैं। ब्लैंक्स है नॉलेज इज ए डेंजरियस थिंग्स, तो यहाँ पे क्या आएगा डैश के अंदर? इसका ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरियस थिंग। जो अधूरा ज्ञान होता है वो हमेशा खतरनाक होता है। आप कहोगे तो सर लिटिल भी कम ज्ञान होता है, लेकिन लिटिल का सेंस है बिल्कुल न के बराबर। जब ज्ञान हो नहीं तो खतरनाक कहाँ से होगा। बाकी ए फ्यू और द फ्यू है, ये हमेशा ए फ्यू होता है वो काउंटेबल नाउन से पहले यूज होता है, और द लिटिल नॉलेज तो नॉलेज पर्याप्त है तो वो खतरनाक नहीं हो सकता। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आर देयर पेन्स ऑन द टेबल्स, तो यहाँ पे डैश में क्या आएगा, कौन सा डिटरमाइनर सूटेबल रहेगा इस क्वेश्चन के हिसाब से? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी एनी आएगा यहाँ पे डैश में, क्योंकि यहाँ पे लिटिल और ए लिटिल तो नहीं आ सकते। ये तो आपके हो गए मात्रात्मक जो कि अनकाउंटेबल नाउन कह लो, या फिर जो भी आपके क्वांटिटिव नाउन्स हैं उनसे पहले यूज होते हैं मात्रा बताने के संदर्भ में। अब बात रही एनी और मैनी की, तो इनमें से एनी का यूज होगा। कारण ये है ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो आपको बता देता हूँ इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा एनी का यूज होता है। बाकी जो भी आपके असर्टिव या पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें सम का यूज होता है। लेकिन एक बात और है, यदि इसमें ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है और इसका आंसर हाँ में हो तो आप पॉजिटिव के सेंस में सम का यूज कर सकते हो, लेकिन इसके केस में हाँ और ना का कोई सवाल नहीं बन रहा है, इसके लिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपको पर्यायवाची बताना है, यानी सिनोनिम्स आपको बताना है। SUPPLE सफल का करेक्ट सिनोनिम्स क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके हिसाब से इसका अर्थ होता है या सफल कह लो या फ्लेक्सिबल कह लो, मतलब नरम या लचीला। बाकी रिजिड का अर्थ कठोर, हार्ड भी कठोर, राउंड तो उसका कोई सेंस ही नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे सबमिसिव। सबमिसिव का क्या रहेगा सिनोनिम? सबमिसिव। इसका ऑप्शन डी यानी डोसाइल है, ये करेक्ट रहेगा। इसका अर्थ होता है सबमिसिव कहो या डोसाइल कहो, इसका अर्थ है विनम्र होता है।
और बाकी जो भी यहाँ पे वर्ब्स नाउन आए हैं, अनयील्डिंग, स्टूबन्स, और इसका अर्थ होता है जिद्दी होता है। ऑब्स्टिनेट कहो, अनयील्डिंग कहो या स्टूबन कहो, इसका सेंस है जिद्दी, मतलब इन सभी की जिद्दी है मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, डिनाई। डिनाई का सही पर्यायवाची क्या होगा यहाँ पे? डिनाई कहो या रिफ्यूज कहो, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसका मतलब होता है इनकार करना या अस्वीकार करना। रिगेन का मतलब पुनः प्राप्त करना। रिड्यूस यानी कमी करना या घटाव करना, जो भी कह दो आप। चेंज का सही सिनोनिम्स क्या होगा? चेंज। तो दोस्तों इसका आंसर ए करेक्ट है। चेंज या अल्टर, इसका मतलब होता है बदल देना, और बाकी यहाँ पे कोई अलग ही अर्थ है, सामान्य अर्थ है इन सभी के। तो चेंज का अर्थ होता है अल्टर। नेक्स्ट यहाँ पे राउट आता है 32। राउट का सही सिनोनिम्स क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट है। राउट या फिर डिफेट का मतलब होता है पराजित करना या परास्त करना। तो बी ऑप्शन यहाँ पे इसके हिसाब से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, काजोल, इसका सही सिनोनिम्स क्या होगा? काजोल। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। काजोल या प्रेस्यूड का मतलब होता है किसी को राजी करना या फिर खुशामद करना कह दो आप। तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको एंटोनिम्स या अपोजिट चूज करना है। क्वेश्चन है इनक्रेडिबल का सही एंटोनिम्स क्या होगा? 34। इसका सही होगा बी। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, लेकिन बिलीवेबल का मतलब होता है विश्वसनीय। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जिनाइल का सही एंटोनिम्स क्या होगा? जिनाइल। तो इसका होगा ऑप्शन डी करेक्ट है, अनकाइंड होगा जिनाइल। जिनाइल का मतलब होता है हंसमुख, और अनकाइंड का मतलब होता है दयाहीन होता है। बाकी जो स्टिंजी का अर्थ आपका होता है कंजूस, और जो बुरिश है इसका अर्थ होता है असभ्य। तो जिनाइल और अनकाइंड यहाँ पे आपस में एंटोनिम्स है। नेक्स्ट है ब्रेव का एंटोनिम्स क्या होगा? इसका विलोम क्या होगा? ब्रेव। तो ब्रेव का होगा टाइमिड है। ब्रेव का बहादुर, टाइमिड का मतलब कायर होता है। और बोल्ड और ब्रेव एक ही सेंस है। और बोइस्टियस का मतलब होता है हुल्लड़बाज या फिर कह दो उपद्रवी। ओके, नेक्स्ट है एनेक्सियस। एनेक्सियस का सही एंटोनिम्स क्या होगा? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। एनेक्सियस का मतलब होता है चिंता, और केयर फ्री का मतलब होता है चिंता मुक्त, और क्राफ्टी है इसका अर्थ होता है मक्कार या फिर चालाक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ल्यूरिड, LURID, इसका एंटोनिम्स क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी करेक्ट है, MILD। और ल्यूरिड का अर्थ होता है सनसनीखेज या फिर कह दो भड़कीला कह दो। लेकिन जो माइल्ड होता है इसका अर्थ होता है सादा और विनम्र। बाकी डिस्मल का अर्थ होता है निराशापूर्ण, और मूर्खी का अर्थ होता है अंधेरा या गंदा, और मास्टिस का अर्थ होता है रहस्यमय। रिपेल का सही विलोम क्या होगा? रिपेल। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है रिपेल का होगा अट्रैक्ट होगा। रिपेल यानी प्रतिकर्षण, और अट्रैक्ट यानी आकर्षण। बाकी टेम्प्ट का मतलब होता है लुभाना। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे सीवियर, इसका सही एंटोनिम्स क्या होगा? इसका भी बी करेक्ट है, माइल्ड होगा। सीवियर का मतलब होता है गंभीर, और माइल्ड यानी सादा, और साप्स होता है पैना या प्रखर, और एबनॉर्मल होता है असामान्य। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन चूज द सुटेबल वन वर्ड्स, आपको बताना है। क्वेश्चन है 41, वन वू डज नॉट मेक मिस्टेक्स, इसको एक शब्द में क्या कहेंगे? वन वू डजंट मेक ए मिस्टेक्स। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी करेक्ट है, इनफेलिबल है। और बाकी बात करें ऑप्टिमिस्ट की, तो इसका अर्थ होता है आशावादी, और पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। बाकी हिपोक्रीट्स का मतलब होता है पाखंडी। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पार्ट्स ऑफ ए कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और ए रिवर बैंक, वन वर्ड्स।
इसका सही जवाब है हिंटरलैंड। और बाकी जो शब्द है यहाँ पे स्वैम्प्स का मतलब होता है जलमग्न करना और मासेज का अर्थ होता है दलदल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे वन वू कंपाइल्स ए डिक्शनरी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वन वू कंपाइल्स ए डिक्शनरी। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी रहेगा लैक्सिकोग्राफर, और जिसका अर्थ बोले तो कोश लेखक। जो डिक्शनरी का लेखक होता है जियोग्राफर होता है भूगोलवेता, और जो लैपिडिस्ट है ये होता है एक कुशल श्रमिक जो कीमती पत्थरों को काटता है। और जो लिंग्विस्टिक होता है वो भाषा वैज्ञानिक या जो बहुभाषा ज्ञाता होता है उनको लिंग्विस्टिक बोलते हैं। अगला है फियर ऑफ हाइट, एक शब्द में क्या कहेंगे, फियर ऑफ हाइट, एग्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, एक्रोफोबिया या पायरोफोबिया। जिसको ऊंचाई से डर लगता है उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया, और एग्रोफोबिया होता है भीड़ से डरने वाले को बोलते हैं एग्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया जल से डर लगता है, और जो पायरोफोबिया है आग या अग्नि से डर लगता है उन रोगी को बोलेंगे पायरोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे वन वू हैट्स वुमेन, ऑप्शन डी करेक्ट है, इसका मिसोगाइनिस्ट होता है वन वू हैट्स मिसोगाइनिस्ट। ओके, और बात करें मिसोगेमिस्ट तो इसका मतलब होता है जो विवाह से घृणा करने वाला है उसको मिसोगेमिस्ट कहते हैं। दोस्तों प्रोनाउंसिएशन में कुछ भी गलती हो तो माफ करना। अगला यहाँ पे एसेटिक का अर्थ होता है सन्यासी, और फिलैंथ्रोपिस्ट का अर्थ होता है परोपकारी, जो मानव प्रेमी होता है उनको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, क्वेश्चन है आपका कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज, इसको आपको इनडायरेक्ट या नरेशन कन्वर्जेशन करना है इसका। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, द जज कमांडेड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, यहाँ पे उल्टा है वाक्य, तो इसको पहले तो रिवर्स करना है। तो द जज तो यहाँ पे कमांड कर रहा है कि पहले विटनेस को बुलाइए, तो जज कमांडेड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। अगला क्वेश्चन यहाँ पे शी सेड टू द गर्ल्स डिड यू डू दिस, इसका सही दोस्तों यहाँ पे सी करेक्ट है, सी आस्क्ड द गर्ल्स इफ शी हैड डन दैट, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सेड के स्थान पे यहाँ आस्क्ड होगा, उसके बाद गर्ल्स का द गर्ल्स एज इट इज आएगा, और इसको यहाँ पे पहले कनेक्टर है तो इंटेरोगेटिव में हमेशा इफ का यूज होता है। यदि वर्ब के आपके WH वर्ड से स्टार्ट हो तो इफ का नहीं होगा, लेकिन वाक्य आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने पर इफ कनेक्टर का यूज होगा। और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट है यू है, तो यू एक सेकेंड पर्सन है जो कि आपके जो पहले वाला वाक्य है उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है द गर्ल्स, जो कि द गर्ल्स को आप सब्जेक्टिव केस में बोलेंगे सी, तो यू के स्थान पे यहाँ पे आ गया आपके सी आ गया। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है डिड का हो जाएगा, डिड होता है पास्ट सिंपल होता है, तो पास्ट सिंपल हमेशा चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट्स में, तो पास्ट परफेक्ट्स हो जाएगा डिड का हेड हो जाएगा। और डू है पास्ट परफेक्ट में, डू जो वर्ब होती है वो थर्ड फॉर्म होती है, और दिस हमेशा दैट में कन्वर्ट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है 47 का। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे सोक्रेट्स सेड विर्च्यू इज इट्स ओवन रिवार्ड्स, इसका भी ऑप्शन सी करेक्ट है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो आप इसके सेंटेंस में कोई भी टेंस से संबंधित बदलाव नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो सेड का सेड एज इट इज आएगा, कनेक्टर्स दैट का यूज हुआ है, बाकी वाक्य आपका एज इट इज रहेगा। विर्च्यू इज इट्स ओवन रिवार्ड्स, जो कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे द स्पेक्टेटर सेड ब्रावो वेल डन प्लेयर्स 49, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी करेक्ट है। द स्पेक्टेटर अपोलोज द प्लेयर्स सेइंग दैट दे हैड डन वेल, ऑप्शन सी एब्सोल्युटली करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे
शी सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। ये भी बिल्कुल सिंपल है और इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। शी आस्क्ड मी व्हाट शी कुड डू फॉर यू। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो कैन है, आप डू के हिसाब से डिड वगैरह नहीं कर देना, ध्यान रखना इसका विशेषकर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल करना है जो कि आपके टेंस के अकॉर्डिंग आएगी। द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट डैश डोज्ड बाई कंट्रोवर्सी 51। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आपको यहाँ पे वॉज का यूज करना है, बजाय इज के इज यूज नहीं होगा। इसका कारण ये है जो यहाँ पे वर्ब यूज हुई है हिट, ये पास्ट सिंपल टेंस में है और दूसरा वाक्य भी इसके हिसाब से पास्ट सिंपल टेंस में होगा। ये पास्ट सिंपल में क्यों है आप कहोगे, हिट तो प्रेजेंट सिंपल में भी होती है, लेकिन प्रेजेंट सिंपल में हमेशा ध्यान रखना आपको वर्ब के साथ एस या ईएस फॉर्मेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हिट है। हिट की तीनों फॉर्म समान रहती हैं, हिट हिट हिट, और ये हैं आपके पास्ट सिंपल में। तो इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वाले सेंटेंस में भी आपका पास्ट टेंस यूज होगा। द मार्केट सिंगुलर होने पर यहाँ पे वाज का यूज होगा, न कि वर का। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 52 ही डैश फॉर plays written by Shakespeare by the ends of his vacation। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, विल हैव रीड होगा। जो भी कार्य भविष्य के किसी समय तक हो चुका होगा तो वहां पे आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना है। भविष्य के किसी समय तक वो शेक्सपियर द्वारा लिखित जो भी आपके नाटक हैं वो पढ़ लेगा, यानी जो भी एंड ऑफ हिज वेकेशन है, वेकेशन के एंड तक पढ़ लेगा, मतलब भविष्य के किसी भी समय तक वो कोई भी कार्य कर लेता है तो वहाँ पे आपको हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करना है। वैसे यहाँ पे बाई वर्ब आया है तो बाई के सेंस में यहाँ पे सीधा आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सिंस ही जॉइंड हिज पोस्ट ही डैश एनी ब्राइब 53। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। सिंस का जो फॉर्मेट होता है, सिंस वाले सेंटेंस में सिंस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो कि यहाँ पे सही है। अगला जो सेंटेंस होगा वो होगा आपके प्रेजेंट परफेक्ट्स में होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो परफेक्ट फॉर्मेट है टेंस का वो है हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, न कि डू नॉट, डिड नॉट, हैड नॉट। तो यहाँ पे हैज नॉट करेक्ट है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है सिंस, जो सिंस वाला सेंटेंस होता है वो पास्ट सिंपल में होता है और जो दूसरे वाला क्लोज होता है वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत। ओके, अगला है द कॉलेज डैश रनिंग ए कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन हैज बीन है। यहाँ पे आपको पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है सिंस 2007 दे रखा है। तो जब भी टेंस में पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है वो होता है आपके परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होता है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज बीन ही एक वर्ब है जो कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हिसाब से यूज होगी। तो ये ऑप्शन बी यहाँ पे सुटेबल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रमेश टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही। तो इसका सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट है, हैड लेफ्ट है। आपको पता होना चाहिए आफ्टर का जो भी फॉर्मूला होता है, आफ्टर के बाद हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है और आफ्टर से पहले सिंपल पास्ट टेंस का यूज होना चाहिए। तो टोल्ड सेकेंड फॉर्म है वर्ब की जो कि सिंपल पास्ट में आ गई और आफ्टर के बाद आपके पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। तो पास्ट परफेक्ट यहाँ पे हैड लेफ्ट होगा, न कि हैज लेफ्ट, हैव लेफ्ट। यहाँ पे हैड लेफ्ट आएगा, न कि हैज और हैव लेफ्ट आएगा। ओके, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चेंज द सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश में आपको कन्वर्ट करना है। पहला है दो बहनों ने प्रत्येक ने रिबन लगा रखा था, इसका इंग्लिश क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट है, टू सिस्टर हैड ईच ए रिबन। ओके, नेक्स्ट है अधिक दूध
खरीदा गया था, अधिक दूध खरीदा गया था। 57। ऑप्शन बी करेक्ट है, मच मिल्क वाज बॉट। नेक्स्ट यहाँ पे वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। ऑप्शन ए करेक्ट है, वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड। बिफोर के पहले हमेशा ध्यान रखिएगा, बिफोर से पहले आएगा आपका पास्ट परफेक्ट और बिफोर के बाद आता है पास्ट सिंपल। तो इसके अकॉर्डिंग हैड रीच्ड पास्ट परफेक्ट है और बिफोर के बाद पास्ट सिंपल है, तो ये रेन्ड है, सेकेंड फॉर्म पास्ट सिंपल है। और रैन के केस में हमेशा आपको इट प्रोनाउन का यूज करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मैं ना तो मुंबई जाऊंगा और ना ही बेंगलोर। ऑप्शन सी करेक्ट है, नाइदर आई विल गो टू मुंबई नॉर बेंगलोर। यहाँ पे आपको नाइदर नॉर का सही फॉर्मेट है, कहाँ यूज होगा वो आपको पता होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग आप कई कैंडिडेट इसको ए भी करेक्ट किया होगा, आई विल नाइदर गो टू मुंबई नॉर बेंगलोर, बल्कि इसका फॉर्मेट सी करेक्ट रहेगा। यहाँ पे नाइदर आई विल गो टू मुंबई नॉर बेंगलोर। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, एक रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, उनमें से प्रत्येक गा रही है। ईच ऑफ देम इज सिंगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, फाइंड आउट द हिंदी वर्जन ऑफ गिवन वर्ड्स। यहाँ पे ग्लोसरीज दी गई हैं जो कि आपके ऑफिशियल और टेक्निकल टर्म्स पे आधारित हैं। एंडोर्समेंट का सही हिंदी वर्जन क्या होगा? एंडोर्समेंट। ऑप्शन सी पृष्ठांकन होगा। और कॉम्पेंडियम, कॉम्पेंडियम का होगा सार संग्रह। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का अर्थ है नौकरशाही। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक यहाँ पे कवर किए गए हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आने पर लाइक तो बनता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन को पेपर को बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है, एक दिन का पूरा वेस्टेज हो गया है। तो दोस्तों लाइक और शेयर तो जरूर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेमोरेंडम, इसका सही आपका क्या होगा हिंदी वर्जन? मेमोरेंडम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 यानी ज्ञापन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बैलेट। बैलेट का होगा मत पत्र। ऑप्शन 4 करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट आपके परफिक्स और सफिक्स से संबंधित क्वेश्चन है। यूज ए परफिक्स टू फाइंड द ऑपोजिट ऑफ दिस वर्ड्स। यहाँ पे आपको परफिक्स यूज करते हुए वर्ड्स का अपोजिट फाइंड करना है। 66 का रैप का अपोजिट क्या होगा? कौन सा यहाँ पे परफिक्स लगाए आप कि रैप अपोजिट हो जाए, इसका मीनिंग? तो दोस्तों इसका सही जवाब है रैप का होगा आपके अनरैप होगा, बाकी सभी यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ दीज मीन्स नॉट पोलाइट। इनमें से कौन से वर्ड्स का मतलब है नॉट पोलाइट? तो पोलाइट के आगे इम लगाने पर वो नॉट पोलाइट होगा, बाकी इन पोलाइट नहीं होता है, इल पोलाइट और अनपोलाइट भी नहीं होता है। तो ये जो परफिक्स हैं ये सही यूज हुआ है यहाँ पे। परफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग और जो सफिक्स है उसका मतलब होता है प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ दीज इज नॉट ए रियल वर्ड्स। इनमें से कौन सा सही शब्द नहीं है? तो यहाँ पे इनपरफेक्ट है जो कि रॉन्ग है। इम्परफेक्ट होता है न कि इनपरफेक्ट, बाकी सभी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, यूज द करेक्ट सफिक्स आपको यूज करना है करेक्ट। ही वॉज एक्टिंग इन ए वेरी डैश वे। तो चाइल्ड का सही सफिक्स क्या होगा? डैश के अंदर आपको यूज करना है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी करेक्ट है, चाइल्डिश होगा। और चाइल्डहुड और चाइल्डलेस, चाइल्डफुल ये सभी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आई फाउंड दैट दिस मेडिसिन इज द मोस्ट इफेक्ट दैट्स द कॉल्ड्स। तो इफेक्ट्स के आगे कौन सा सफिक्स यूज होगा? इफेक्ट IVE इफेक्टिव होगा, न कि इफेक्टफुल या इफेक्टिवली या इफेक्टनेस, क्योंकि यहाँ पे जो भी वर्ड्स आएगा वो आपका एडजेक्टिव आएगा, न कि एडवर्ब्स आएगा। एडवर्ब्स आता तो वहाँ पे IV इफेक्टिवली यूज कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे जो 4 सेंटेंस दिए हुए हैं इनमें से सही कौन से हैं? 3 रॉन्ग है और 1 आपका जो करेक्ट है। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, कैन आई बोरो योर कार टनाइट। बाकी रॉन्ग कैसे मैं आपको बता देता हूँ। माई बॉयफ्रेंड हैज़ ब्राउन हेयर्स नहीं होता है, हेयर होता है, SAIR होता है। हेयर्स का मतलब होता है उत्तराधिकारी। और आई हैव नथिंग टू वियर। देखिए दोस्तों यहाँ पे वर यूज हुआ है, यहाँ पे WEAR होता है, वियर यानी पहनना, टू द पार्टी। नेक्स्ट है आई वॉन्ट फर्स्ट पेलाइस इन द कंपटीशन। पेलेस होता है, पेलाइस नहीं होता है। पेलाइस का मतलब है एक प्रकार की समुद्री मछली को बोलते हैं। और बाकी ये वाक्य करेक्ट है, कैन आई बोरो योर कार टनाइट। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, एक होता है लैंड और एक होता है बोरो। तो लैंड का अर्थ होता है उधार देना और बोरो का अर्थ होता है उधार लेना। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आई वाज, इनमें से भी कौन सा आपके, तो नीचे यहाँ पे ऑप्शन भी दिए गए हैं। ये जो 4 वाक्य दिए गए 1 2 3 4, इनमें से करेक्ट सेंटेंस कौन कौन से हैं? 2 सेंटेंस है जो कि करेक्ट है और 2 रॉन्ग है, वो आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन 1 और सेंटेंस 4 ये दोनों करेक्ट हैं, बाकी 2 और 3 रॉन्ग है। कैसे? यहाँ पे डिसअपॉइंटेड ये रॉन्ग वर्ब्स यूज हुई हैं। डिसअपॉइंटेड ऐसा होता है जिसका अर्थ होता है निराशा लगना या निराशा करना। और बाकी यहाँ पे और मिस्टेक है वो है न्यू मोर्गेज और न्यू मोर्टेज। तो यहाँ पे जो ये जो वर्ड्स है ये करेक्ट है, ये नहीं होता है, मोर्गेज नहीं होता है, मोर्गेज होता है। और इसका अर्थ होता है दोस्तों गिरवी रखना। क्या होता है? गिरवी रखना। तो 1 और 4 यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 73, इनमें से कौन से 2 वाक्य करेक्ट है? 72 का जैसा ही है ये भी। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, 2 और 3 आपके सही हैं, 2 ये और ये करेक्ट है। और दोस्तों एक्सक्यूज होता है, न कि ECSU ऐसी होता है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। बात करें एडवाइस जिसमें SEO और जिसमें CEO, तो ये CE वाला नाउन होता है और SE वाला वर्ब्स होती हैं। यहाँ पे इसका वर्ब्स का फॉर्मेट आएगा तो नाउन तो बनता नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये एडवाइस करेक्ट है। तो 3 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, ए प्लेस वेयर गैम्बलिंग इज प्रैक्टिसाइड। तो ये 1 वर्ड्स है, प्रैक्टिस्ड। तो ए प्लेस वेयर गैम्बलिंग इज प्रैक्टिसाइड, तो गैम्बलिंग का अर्थ होता है जुआ खेलना, उसके संदर्भ में यूज होता है। तो उस पैलेस को बोलते हैं कैसीनो। ऑप्शन बी करेक्ट है। और इस जो लेसन का हो, इस टेस्ट का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है ए स्वीट म्यूजिक। तो इसका 1 वर्ड्स क्या होगा? ए स्वीट म्यूजिक। सही जवाब ऑप्शन बी करेक्ट है। मेलोडी को एक स्वीट म्यूजिक या फिर मधुर गीत कहते हैं। बाकी जो ये ललबाई है इसका अर्थ होता है लोरी देना। और फोक सॉन्ग लोक संगीत हो गए आपके। और ड्यूट होता है, युगल गीत होता है, सामूहिक गीत है, उनको ड्यूट बोलते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड तक जुड़े रहिए मेरे साथ इसके लिए। और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक दोस्तों ज़रूर करना। और इससे संबंधित और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और यह भी बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। और मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए वीडियो में। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।